क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। हेलो साथियों, आप सबकी स्वागत है अपनी क्लास में। आज हम एक साइंस का बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है दी सोलर सिस्टम। इस चैप्टर का नाम है सोलर सिस्टम, सौरमंडल। सोलर सिस्टम, सौरमंडल। सोलर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहला तो बारे में बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में कि आखिर होता है क्या चीज़। दी सैमरी ऑफ 8 प्लेनेट, इसके जितना भी ग्रह होते हैं, 8 ग्रह जो होते हैं, इसके बारे में, इसके सारांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सैटेलाइट यानी उपग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। मून हो गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रमा या कृत्रिम सैटेलाइट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिर इस पर एक क्वेश्चन भी है कि हाउ डू आर्टिफिशियल सैटेलाइट हेल्प अस। हम लोग जब कृत्रिम सैटेलाइट को निर्माण करते हैं तो वो हम लोगों को किस प्रकार से मदद करती है, कहाँ कहाँ पर हेल्प करता है। फिर मूवमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है, कब होता है, किसके कारण होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है इसमें सीजन, मौसम विभाग के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम अब उसी कोटेशन के साथ शुरुआत किए थे, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। वी सी मिलियंस ऑफ स्टार ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई। हम लोग ना जाने कितना लाखों में, लाखों करोड़ों में स्टार देखते हैं। क्या चीज करते हुए? ट्विंकलिंग करते हुए। कहाँ? आकाश में, रात के समय में। ना जाने लाखों करोड़ों में हम लोग स्टार्स को देखते हैं रात के समय में टिमटिमाते हुए। दे लुक लाइक टीनी स्पॉट्स ऑफ लाइट। लेकिन वो हम लोगों को बहुत ही छोटा दिखाई देती है। टीनी स्पॉट ऑफ लाइट, बहुत छोटी सी लाइट में दिखाई देती है। बट इन रियलिटी स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर। लेकिन अगर सचमुच में जानकारी हमें मालूम हो, अगर सचमुच में हमें जानना हो, रियलिटी उसके बारे में जानना हो कि आखिर रियलिटी क्या है, वास्तविक क्या है, या सचमुच क्या है। स्टार जो होता है आग का सबसे बड़ा गोला होता है, आग का सबसे विशाल गोला, आग का सबसे बड़ा गोला स्टार को माना जाता है। जो छोटे छोटे हम लोग ट्विंकलिंग करते हुए आकाश में देखते हैं रात के समय में, वो आग का सबसे बड़ा गोला होता है। दे गिव ऑफ हीट एंड लाइट। वो हम लोगों को क्या देते हैं? हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट, ऑफ का मतलब पता है ना, बंद कर देना। यानी वो हम लोगों को क्या पहुंचाते हैं, क्या पहुंचाना बंद कर देते हैं? वो हीट एंड लाइट। लेकिन वास्तविक में अगर जानना चाहे तो सबसे बड़ा आग का गोला किसे माना जाता है? स्टार को माना जाता है। किसे माना जाता है? स्टार को माना जाता है। वी डू नॉट फील देयर हीट बिकॉज दे आर वेरी फार दी अर्थ। हम लोग उसे इसलिए महसूस नहीं कर पाते, हम लोग उसकी गर्मी को इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वह हमसे बहुत दूर पर स्थित है। वेरी फार,
फॉर फ्रॉम द अर्थ, वह पृथ्वी से ना जाने कितने करोड़ों किलोमीटर दूर पर स्थित है, इसलिए हम लोग उसकी गर्मी को महसूस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। उसकी गर्मी को अनुभव हम लोग कर पाते कब? जब वो मेरे नज़दीक में होता। लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण, पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण हम उसकी गर्मी को महसूस नहीं कर पाते। क्यों झुक रहे हो जी? क्या हुआ? व्हाट आर यू लाफिंग? क्यों हंस रहे हो? यहाँ देखो, हम लोग सचमुच बात है ये, देखिए क्या कर रहा है, सचमुच बात है कि हम लोग उसकी गर्मी को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए हम उसकी गर्मी को देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। समटाइम्स, कुछ समय क्या होता है, स्टार्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स, हम लोग कभी कभी देखते हैं क्या चीज, एक ही जगह पर इतना स्टार्स दिखाई देते हैं, समूहों में मौजूद होते हैं, इतना सारे होते हैं कि वो हम लोगों को कैसा महसूस होता, फॉर्मिंग इंटरेस्टिंग से, बहुत आनंददायक महसूस होता है। उनका आकार को देखने में लगता है कितना अच्छा चमकीला चीज़ दिखाई दे रहा है आकाश में, और आकाश जो है झूलता हुआ नजर आता है, मतलब कि बहुत अच्छा सुहावना दिखना में लगता है। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्सेलेशन, इसको क्या कहते हैं, इस स्टार की समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेलेशन। जैसे इस प्रकार से स्टार आकाश में होती है, एक जगह पर अगर ग्रुप में होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेलेशन। क्या कहा जाता? कॉन्सेलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? कॉन्सेलेशन कहा जाता है। तो क्या समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ें, देखिए दूसरी पॉइंट, ये है हमारा सोलर सिस्टम। देख रहे हो, ये हमारा है सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम के बारे में बताते हैं। सोलर सिस्टम आखिर होता है क्या चीज? क्या गजब की कहानी, मामा जी हमारे ऊपर में, दादाजी हमारे ऊपर में, सबसे बड़े बड़े शेर हमारे आकाश में, हम उसके नीचे में हैं, है ना जी। उसकी वजह से हम ना जाने कितना तरह के चीज़ हम सबको देख पाते हैं, उसी की वजह से हम खेल पाते हैं, उसी की वजह से हम लड़ाई भी करते हैं, झोटा झोटी करते हैं ना। झोटा झोटी कब करते हैं? जब लाइट रहेगा तब तो करेंगे ना, अंधेरा में कर पाएंगे? कहीं लड़ाई हो रहा है तो उसको देख भी पाते हैं, देख पाते हैं ना जी, लाइट में। यही सोलर सिस्टम का कमाल है। सोलर सिस्टम, द सन कॉमा द 8 planets, द 8 planet and their satellites and other heavenly bodies like comet and asteroid from the solar system। जिस सन को हम देखते हैं और इसके साथ साथ जो 8 ग्रहों को देख पाते हैं और इसके जितने उपग्रह को देख पाते हैं, जो बहुत ही हेवनली बॉडीज होती है, बहुत भारी वस्तु होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसी को हम लोग या फिर एस्टेरॉयड को देखते हैं। एस्टेरॉयड हो गया, कमेट्स हो गया, जितने छोटे छोटे इस प्रकार से दिखाई देते हैं, एस्टेरॉयड हो गई, कमेट हो गया, या फिर यही सब को हम लोग क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते। क्या कहते? सोलर सिस्टम कहते। तो याद रखना, सोलर सिस्टम में क्या क्या आता? द सन आता है, द 8 प्लैनेट 8 ग्रह आता है, सैटेलाइट आता है, सैटेलाइट के रूप में मून ग्रह नहीं है, याद रखना बाबू, मून सैटेलाइट है, कमेट्स हो गई, या फिर एस्टेरॉयड। जितना भी हम देख पाते हैं, जितना भी हम देख पाते हैं, ये सब हमारा क्या चीज है? ये सब हमारा सोलर सिस्टम है, सौरमंडल की कमाल है। देखो यहाँ से आपको जितना ये दिखाई दे रही है आपको, ये आपको क्या चीज है? ये आपका 8 प्लैनेट है, और ये हमारा सूर्य हो गया, और इस साइड में जितना भी सब स्थित है डॉट डॉट पर, ये हमारा क्या चीज है? एस्टेरॉयड हो गया, कमेट्स हो गया। इस सब को हम लोग एक समूह में क्या नाम देते हैं? सोलर सिस्टम। तो इसको याद रखना, द सन, द 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज लाइक कॉमेट्स एंड एस्टेरॉयड फ्रॉम द सोलर सिस्टम। आगे देखिए, इसके बाद बताते हैं एक एक के बारे में। द समरी ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन बिलो। जितना, समरी का मतलब सारांश होता है, समरी का मतलब सारांश।
ये आठों ग्रह का सारांश, इस आठों ग्रह के बारे में इसका सारांश देखेंगे जो सोलर सिस्टम में मौजूद है, अवेलेबल है। इसके सारांश को देखते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा मरकरी। सबसे पहला नंबर हमारा क्या चाहिए? मरकरी। मरकरी 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 के बारे में देखते हैं। देखिए, मरकरी के बारे में देखने से, मरकरी के बारे में देखिए, इसको कहते हैं क्या चीज? क्लोजेट टू द सन। सब आपसे पूछेगा कि सन के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है, तो सन का सबसे नज़दीकी ग्रह, बहुत जिक्के इसमें पूछा जाता है, बहुत जिक्के पूछा जाता है। सन का सबसे नज़दीकी ग्रह किसे कहा जाता है? मरकरी को कहा जाता है। सन का सबसे नज़दीकी ग्रह किसे कहा जाता है? मरकरी को कहा जाता है। सन का सबसे नज़दीकी ग्रह किसे कहा जाता है? मरकरी का कहा जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट किसे कहा जाता है? मरकरी को कहा जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट किसको कहा जाता है? मरकरी को कहा जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट किसे कहा जाता? मरकरी को कहा जाता है। इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं होती है, यानी कि मरकरी का कोई भी उपग्रह नहीं होता। मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है, कोई भी उपग्रह नहीं होता है। मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं होता, कोई भी उपग्रह नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास है क्या चीज? वेनस। वेनस जो आपसे पूछेगा सबसे ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट किसे कहते हैं? सबसे गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? वेनस को कहा जाता। वेनस आर हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। वेनस आर हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। सबसे गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह किसको कहते हैं? वेनस को कहते। इसको और भी कहते, वेनस को हम लोग मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। शाम को उगते हुए तारा और मॉर्निंग को उगते हुए तारा हम किसे कहते हैं? वेनस को कहते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसे कहा जाता? वेनस को कहा जाता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसे कहा जाता? वेनस को कहा जाता है। तो इसके बाद हम बताए थे कि मरकरी में और वेनस में भी, मरकरी या वेनस के पास कोई भी उपग्रह नहीं होती है। मरकरी के पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है, वेनस के पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। अर्थ को क्या कहते हैं? अर्थ आर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अर्थ को क्या कहते? नीला ग्रह कहते हैं। अर्थ को क्या कहा जाता? नीला ग्रह कहा जाता। ओनली अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन एज एग्जिस्ट। अर्थ एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हमारा जीवन जीना संभव है। अर्थ ही एक ऐसा ग्रह माना जाता है जहाँ पर जीवन जीना संभव माना जाता है, जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जीवन एग्जिस्ट करता है। और कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, जीवन जीना संभव एकमात्र ऐसी ग्रह है अर्थ, जिस पर जीवन जिया जाता है। और अर्थ का एक सैटेलाइट जिसका नाम है मून। अर्थ का एक सैटेलाइट है, अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, लेकिन वेनस और मरकरी के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। यहाँ पर देखिए एक नॉलेज बॉक्स जो उससे भी खतरनाक है। जितना यहाँ पर जिक्के देखे, ये सबसे खतरनाक है ये नॉलेज बॉक्स। मार्स इज अ प्लैनेट व्हिच इज वेरी मच लाइक अर्थ। मार्स एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के बहुत ही करीब है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा ग्रह पाया जाता है? मार्स। मार्स एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के करीब है। और यहाँ पर क्या क्या पाया जाता? इट हैज माउंटेन, इट हैज वैली, इट हैज वोल्केनोज। मार्स एक ऐसा ग्रह है पृथ्वी को छोड़कर जहाँ पर वैली भी होता है और माउंटेन्स भी होता है, पर्वत भी है और वैली भी है, और इसके साथ वोल्केनोज भी आता है। तो मार्स ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर माउंटेन, वैली
और इसके साथ साथ वोल्केनो, ये तीनों चीज पाया जाता है। पृथ्वी के बाद एक मात्र ऐसी ग्रह जहाँ पर वोल्केनोज, माउंटेन और वैली पाया जाता है, वह कौन सी है? मार्स। वह कौन सी है? मार्स। इट हैज पिंक स्काई, यह स्काई आकाश को कैसा कर देता है? पिंक कर देता, गुलाबी कर देता है। कारण क्या है? इट इज कवर्ड इट इज कवर्ड विथ रेड डस्ट, लाल धूलकन से ढका हुआ ग्रह, लाल धूलकन से ढका होने के कारण ये आकाश को कैसा कर देता है? पिंक कर देता। तो आकाश को पिंक करने वाला एकमात्र ग्रह कौन है? तो वह ग्रह का नाम मार्स है। कारण क्या है? क्योंकि ये क्या चीज से ढका हुआ है? रेड डस्ट से ढका हुआ है। लाल धूलकन से ढका होने के कारण अर्थ कथी स्काई का कलर कैसा होता है? पिंक होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास मार्स। मार्स कॉल्ड रेड प्लैनेट, मार्स को इसलिए क्या कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता? मार्स को कहा जाता। ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहा जाता है। आज मार्स के पास कितने सैटेलाइट होते हैं? मार्स के पास 2 सैटेलाइट होते हैं। मार्स का कितना ग्रह उपग्रह है? मार्स का 2 उपग्रह है। पृथ्वी का कितना उपग्रह है? 1 उपग्रह है। मरकरी का कितना उपग्रह है? एक भी उपग्रह नहीं है। फिर उसके बाद वेनस का कितना उपग्रह है? एक भी उपग्रह नहीं है। वेनस, मरकरी का एक भी उपग्रह नहीं है। अर्थ का 1 उपग्रह है। और उसके बाद मार्स का 2 उपग्रह, 2 सैटेलाइट। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो वह है हमारा जुपिटर। जुपिटर इज लार्जेस्ट प्लैनेट इन ऑल, सभी प्लैनेट में सबसे लंबा ग्रह किसको माना जाता है? जुपिटर को माना जाता है। और जुपिटर के पास 63 उपग्रह हैं। सब कितना है? 63। जुपिटर के पास 63 उपग्रह। उसके बाद सैटर्न, सैटर्न को क्या कहा जाता? तो सैटर्न को कहा जाता है रिंग, चुड़िया कहा जाता है। कॉल्ड प्लैनेट सैटर्न, कॉल्ड प्लैनेट ऑफ रिंग, ग्रहों का चुड़िया, ग्रहों का रिंग किसे कहा जाता? प्लैनेट ऑफ रिंग किसे कहा जाता? प्लैनेट ऑफ रिंग सैटर्न को कहते हैं। प्लैनेट ऑफ रिंग सैटर्न को कहा जाता। प्लैनेट ऑफ रिंग किसे कहा जाता है? सैटर्न को कहा जाता हैज रिंग अराउंड इट। इस जो अगर ये मान लिया जाए कि ये सैटर्न है तो इसके चारों तरफ जो रिंग है ना, इस प्रकार से अराउंड करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इसके चारों तरफ स्थित रहते हैं। ये हो गया सैटर्न। इसके तरफ ये क्या हो गया? ये रिंग हो गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्लैनेट ऑफ रिंग। लार्जेस्ट प्लैनेट किसे कहते? जुपिटर को कहते। प्लैनेट ऑफ रिंग किसे कहते? सैटर्न को कहते। और सैटर्न के पास कितना सैटेलाइट है? 56 सैटेलाइट है। जुपिटर मेक्स 1 कंप्लीट रोटेशन, जुपिटर मेक्स 1 कंप्लीट रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अपने अक्ष पर जुपिटर एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने में 9 घंटा 55 मिनट का समय लगाता है। एक एक्सिस पर स्थित जुपिटर अपने एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है? 9 आवर 55 मिनट, 9 घंटा 55 मिनट समय लगाता है। तो आपसे पूछेगा जुपिटर अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो 9 आवर 55 मिनट। कौन ऐसी ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह पाया जाता है? तो वह है जुपिटर, 63 उपग्रह पाया जाता है। दूसरा ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह पाया जाता है? तो सैटर्न। और सैटर्न के पास कितना उपग्रह है? सैटर्न के पास 53। और सैटर्न को प्लैनेट ऑफ रिंग कहते हैं। फिर उसके बाद यूरेनस,
यूरेनस को कहते हैं सबसे बाहरी ग्रह। आउटर प्लैनेट किसे कहते हैं? यूरेनस को कहते हैं। और यूरेनस के पास कितने सैटेलाइट होते हैं? 27 सैटेलाइट होते हैं। यूरेनस के पास कितने सैटेलाइट? 27 सैटेलाइट। अब पूछा जाएगा आपसे कि सबसे ठंडा ग्रह और सबसे दूरी पर स्थित ग्रह, सबसे सन से सबसे दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? नेपच्यून। और सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वह भी नेपच्यून। सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून और सबसे दूर पर स्थित ग्रह नेपच्यून। सन से सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून। और इसके पास कितना सैटेलाइट? इसके पास 13 सैटेलाइट। बताओ किस किस के पास सैटेलाइट नहीं था? मरकरी और वेनस के पास सैटेलाइट नहीं था। कौन ऐसा एकमात्र ऐसा ग्रह के नाम बताओ जिसके पास एक उपग्रह पाया जाता है? पृथ्वी के पास एक उपग्रह पाया जाता है। मार्स के पास 2 उपग्रह पाया जाता है। और मार्स के बाद आपको बताया था जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह 63 पाया जाता है। और सैटर्न के पास 57 पाया जाता है। मात्र एक जुपिटर एक ऐसी ग्रह है जो अपने अक्ष पर एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक चक्कर लगाने में 9 घंटा 55 मिनट का समय लगाता है। क्या समझ में आ रही है मेरी कहानी? आपको यहाँ तक एकदम याद रखना है, जितना जिक्के है पूरा याद रखना है। हम आपके लिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं, इसको आप पूरा अच्छा से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये अगला PDF है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि वीडियो को जब भी देखो तो सबके पास शेयर कर दो। जितना भी आपका फ्रेंड है सबको बता दो। अब नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं जागा तो कभी नहीं जागोगे, आज नहीं पढ़ा तो कभी नहीं पढ़ोगे। पढ़ लो, सीख लो, यह वक्त है कुछ करने का, कर दिखलाओ और जग को जगा दो। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। इसके बाद आगे क्या पढ़ना है फिर मिलेंगे, फिर वही कोटेशन के साथ विदा लेते हैं। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।